नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में मेकान चौक से सिरमटोली चौक तक बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण किया। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन और राज्य सरकार के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से फ्लाईओवर की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष ध्यान दें। फ्लाईओवर निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि इस फ्लाईओवर परियोजना का भी जल्द से जल्द शुभारंभ हो ताकि लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची एमपी एमएलए की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की शरण ली है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दाखिल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में सूचीबद्ध हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा दर्ज कंप्लेन केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने 25 नवंबर को खारिज कर दी थी और उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव व सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 11 तारीख को मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में खटाखट भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी को झटका लगा है। कहा कि इस विधानसभा चुनाव में 28 रिजर्व सीटों में से 27 हम जीते हैं। जो एक सीट बची है उसमें भी बहुत कम अंतर है। इसके बाद नतीजे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थोड़े सक्रिय हो गए हैं। कहा कि उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आदिम जनजाति को लेकर सुझाव दिए हैं। इस सुझाव में खास तौर पर पहाड़िया जनजाति के लिए लेकर चिंता व्यक्त की गई है और सुप्रियो ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के ट्राइबल सीएम हैं और वहां 15 ट्राइब्स आदिम जनजाति के तौर पर चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बाबूलाल से निवेदन करते हुए कहा कि आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा का दौरा करें। मरांडी इन राज्यों की स्टडी करें, वहां के आदिम जनजाति की स्थिति और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हालत क्या है, ये देखने का काम करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केवल घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को सचेत करते हुए कहा कि आप बाहर के नेताओं के चक्कर में न पड़ें। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 11 तारीख को मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी को झटका लगा है। इस विधानसभा चुनाव में 28 रिजर्व सीटों में से 27 हम जीत चुके हैं। जो एक सीट बची है उसमें भी बहुत कम अंतर है। इसके बाद नतीजे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थोड़े सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आदिम जनजाति को लेकर सुझाव दिए हैं। इस सुझाव में खास तौर पर पहाड़िया जनजाति को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। सुप्रियो ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के ट्राइबल सीएम हैं और वहां 15 ट्राइब्स आदिम जनजाति के तौर पर चिन्हित की गई हैं। उन्होंने बाबूलाल से निवेदन करते हुए कहा कि आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा का दौरा करें। मराठी इन राज्यों की स्टडी करें, वहां के आदिम जनजाति की स्थिति और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हालत क्या है, ये देखने का काम करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केवल घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को सचेत करते हुए कहा कि आप बाहर के नेताओं में के चक्कर में न पड़े।
विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड में सुपरहिट रही मैया सम्मान योजना का क्रेज भले ही महिलाओं में बना हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एपीएन की पड़ताल में यह बात निकलकर सामने आई है। राजधानी रांची के हेड अंचल कार्यालय में मैया योजना का फॉर्म जमा करने के लिए कतार में खड़ी सैकड़ों महिलाओं ने अपनी समस्या साझा की। मैया योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने पहुंची कई महिलाओं ने सरकार के सिस्टम के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि एक बार नहीं बल्कि तीन बार आवेदन जमा करने के बावजूद उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। ऐसे में एक बार फिर इस उम्मीद के साथ वह घंटों लाइन में खड़ी हैं कि शायद इस बार फॉर्म जमा होने वाला हो और उन्हें लाभ मिले। मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर महीने से हर महीने सरकार द्वारा 2500 रुपए दिए जाने हैं। वर्तमान समय में 1000 रुपए प्रति माह मिलता है। ऐसे में 18 से 50 वर्ष की महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करने के लिए मशक्कत कर रही हैं। आपको बता दें कि हालत यह है कि घर का कामकाज छोड़कर यह महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सुबह 8 बजे से ही अंचल कार्यालय में लाइन में खड़ी हो जाती हैं। लाइन में खड़ी इन महिलाओं का मानना है कि यदि सरकार का सिस्टम ठीक हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी और लोगों को बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और आवेदन जमा करने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के साथ घर में पुरुष और बच्चे भी अंचल कार्यालय आने को विवश हैं। बहरहाल महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के लाभ से यदि महिलाएं ही वंचित रह जाएंगी तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में आवश्यकता निचले स्तर के सिस्टम को दुरुस्त करने की है ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। राजधानी रांची में मौजूद है। आप देख सकते हैं अचल कार्यालय हेलन रांची में हम लोग मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं मैया योजना जो कि दिसंबर से 2500 रुपए देने के लिए मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया। उसके लिए उतनी लंबी लाइन लगी हुई है। दूसरी तरफ जो कि ये चुनाव में जीतने के लिए अहम भूमिका निभाई थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिताने के लिए अहम भूमिका मैया योजना निभाई, जो कि अभी तक 1000 रुपये मिल रहा था, अब दिसंबर महीने से 2500 रुपया मिलेगा। जो कि देख सकते हैं किस प्रकार अचल कार्यालय में महिलाओं के द्वारा सुबह से लंबी कतार लगी हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग से पूछनी जानकारी लेते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे है। मैडम, क्या फार्म में क्या क्या लग रहा है? फार्म में सर लग रहा है आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र और आपके हम लोग के पास पैन कार्ड भी है, वो भी दे रहे हैं। और क्या बोले, बैंक का फोटो कॉपी दे रहे हैं, मतलब अकाउंट का फोटो कॉपी दे रहे हैं। और क्या क्या कब से खड़ी है आपने? 10 बजे आए हैं सर हम लोग। 10 बजे से खड़ी? हाँ, 10 बजे से खड़ी। इसके पहले भी आप लोग फायदा उठाई थी कि नहीं? एक महीना भी नहीं मिला। एक महीना ने पैसा आया। 3 महीना फॉर्म पर ऑनलाइन करना हो गया, लेकिन पैसा नहीं मिला है। 4 खरीदा लग गया उसके पहले। आज गए पूछने के लिए तो बोली जाइए अंचल ऑफिस जमा करिएगा। सरकार है, बताइए। एक मरते हम अंचल ऑफिस आए थे तो बोला कि आपका हो गया एंट्री, या पैसे नहीं आया। बैंक में पूछने किया था, पैसे नहीं आया। 3 बार फार्म भर चुकी है? 3 बार नहीं, एक बार। दूसरी बार भर रही है? दूसरी बार वही जमा कर रहे हैं। हाँ, देख सकते हैं जैसे कि लोग बता रहे हैं कि अभी तक फार्म 2-3 बार भर चुकी है, अभी तक पैसा नहीं आया अकाउंट पे। और भी देखिए यहाँ पे 2 लाइनें लगी हुई हैं, जो कि वहाँ गेट पे जाते 10 लाइनें हो जाए। इतनी भीड़ हो रही है कि सुबह से लोग 8 बजे 9 बजे से लगे हुए हैं और 10 बजे तक, जब से खुला है तब से लाइन में लगे हुए हैं लोग। और इसमें तमाम आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड सब मौजूद है। और यहाँ पे राशन कार्ड भी मौजूद है। तमाम महिलाएं सुबह से आके लाइन लगाई हुई है। देखते हैं अभी क्या होता है आगे। एपीएन न्यूज हिमांशु सिंह के साथ कैमरामैन दीपक, रांची। मैया सम्मान योजना के बारे में सरकार ने बोला तो बहुत, पर जमीनी स्तर पे कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। 10 वर्षों के बाद बोकारो एसपी कार्यालय का उत्तरी छोटा नागपुर के आईजी माइकल एस राज ने निरीक्षण किया है। वर्ष 2014 में एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया गया था, लेकिन 10 वर्षों तक किसी भी आईजी ने कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया है, जबकि एक वर्ष में निरीक्षण करने का प्रावधान रहा है। यह बातें माइकल एस राज ने मीडिया से बात करते हुए साझा की। उन्होंने कहा कि एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है, किस प्रकार की कार्यशैली है
लोगों के आवेदन पर किस प्रकार कार्यवाही की गई है, इन सभी बातों को ध्यान से देखा जाएगा। क्योंकि समय काफी लंबा है, इसलिए निरीक्षण में भी काफी समय लगेगा, लेकिन इस सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा और इसके बाद बोकारो पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया जाएगा। हमारा उद्देश्य जनता की सेवा है और लोगों की समस्या का समाधान किस तरह हो रहा है, ये हमें देखना है। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित लालजी हीरजी रोड में मद्रास कैफे के पास स्थित एक कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है, जिसकी वजह से 1 दर्जन के करीब दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। जिस जगह पर आग लगी है वह इलाका पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। खासकर यह इलाका हार्डवेयर से जुड़े सामानों का हब है। आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। कारोबारियों ने बताया कि आग लगने से सबसे ज्यादा बैटरी और इन्वर्टर के दुकानों को नुकसान पहुंचा है। घटना में हुए नुकसान का फिलहाल जायजा लिया जा रहा है, लेकिन 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दुकानदारों को हुआ है। बता दें कि रांची का लालजी हीरजी रोड बेहद व्यस्त कमर्शियल इलाका है। हर दिन यहाँ करोड़ों का कारोबार होता है। बुधवार की सुबह जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, दुकानदारों में भगदड़ मच गई। लालजी हीरजी रोड में मार्केट एक दूसरे से इतने सटे हुए हैं कि अगर आग फैलती है तो पूरा बाजार ही जलकर राख हो जाता। गनीमत यह रही कि दमकल की गाड़ियां वहां संकीर्ण गली के होते हुए भी समय से पहुंच गई और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रुक करते हैं बिहार का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम पर फिर से निकल रहे हैं। यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता से बात करने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई का 250 करोड़ से अधिक संवाद के नाम पर पानी में बहा रहे हैं। क्या बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य के एक मुख्यमंत्री को अपनी ही जनता से बात करने के लिए 250 करोड़ खर्च करना उचित है? क्या सरकारी तंत्र और संसाधनों की खुली लूट नहीं है? तेजस्वी यादव ने कहा कि आश्चर्यजनक यह है कि यह संवाद बंद कमरे में होगा, जहां मीडिया की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सभी सशंकित हैं कि मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बीच कब, क्यों, कैसे और क्या बोल देंगे, यह कोई नहीं जानता। वहीं तेजस्वी यादव ने अपनी पिछली यात्रा को दीपावली, छठ विधानसभा उपचुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव की वजह से बीच में ही रोक दिया था। तब यह आरोप लगने लगा था कि तेजस्वी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार वे जिन इलाकों में यात्रा पर जा रहे हैं वह खास तौर से यादवों, मुसलमानों और भूमिहारों का गढ़ है। तीसरे चरण में वे मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा जा रहे हैं। इसके बाद 7 दिनों तक वे यात्रा पर नहीं रहेंगे। 15 दिसंबर से उनकी यात्रा का चौथा चरण सीमांचल के इलाके में होगा। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद में वे बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं। तेजस्वी की नजर 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री को संवाद जो है लगातार अपने जनता मालिकों के बीच जो है करते रहना चाहिए। दीवार जो है पटना में जैसे खड़ा किया गया है वैसे खड़ा नहीं करना चाहिए। अच्छा है जा रहे हैं, लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि अगर मुख्यमंत्री को अपने मालिक जनता से ही बात करना है, संवाद करना है, तो 200 करोड़ से भी ऊपर की राशि कहाँ खर्च होगा? 250 करोड़, 200 करोड़ जो भी राशि है, आखिर वो किस लिए है? क्या एक मुख्यमंत्री को अपने बिहार के नेता को जनता से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होते हैं? ये बड़ा सवाल है कि आखिर 250 करोड़ रुपए की ये जो राशि है केवल संवाद के लिए, बिहार गरीब राज्य है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को वीडियो भेजकर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी उनका ही समर्थक निकला। भोजपुर जिले का रहने वाला आरोपी राम बाबू राय पप्पू यादव की पुरानी पार्टी जनाधिकार का कार्यकर्ता निकला। पुलिस की पूछताछ में सांसद को धमकी देने वाले राम बाबू राय ने इसका खुलासा किया है। आरोपी ने पूर्णिया पुलिस को पूछताछ में बताया कि सांसद के करीबी समर्थकों के इशारे पर उसने धमकी भरा वीडियो बनाया था।
करीबी समर्थकों ने उससे संपर्क किया था और कहा था कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दिलानी है, इसलिए तुम्हें धमकी भरा वीडियो बनाना होगा और सांसद के नंबर पर भेजना होगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले में लगभग 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय के आग्रह पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि हमारी 70 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना की 1000 रुपए की स्नेह राशि की 10वीं किश्त हमने आपके खाते में आज अंतरित कर दी है। हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद ही मुझे काम करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारी माताओं बहनों की आंखों में दिख रही स्वाभिमान की चमक हमारा सबसे बड़ा संतोष है। मुख्यमंत्री साय ने अपने उद्बोधन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम दानसरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ की माताओं और बहनों ने सोचा कि अयोध्या धाम में भव्य रामलीला का मंदिर बना है, हम भी गांव के हनुमान मंदिर के बगल में रामलला का मंदिर बनाएं। इन महिलाओं ने महतारी वंदन योजना से मिली राशि से चंदा कर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया है। माताओं बहनों के सपने देखने और इनके पूरा करने की कितनी ही कहानियां हैं। मैं अक्सर माताओं बहनों से इस बारे में पूछता हूं और हर बार उनकी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं। सीएम साय ने कहा कि रायगढ़ के मरीन ड्राइव से सर्व सुविधा युक्त नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। यह प्रदेश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी। यहाँ वो सारी सुविधाएं होंगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। हमने भी वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश के तेजी से औद्योगिकरण पर सबसे ज्यादा जोर है। उद्योग धंधों के तेजी से विकास के लिए हमने नई उद्योग नीति बनाई है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में उद्यमियों को नए उद्यम आरंभ करने में बहुत सहूलियत होगी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। संभल हिंसा को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। 10 दिसंबर तक स्थानीय प्रशासन की रोक के बावजूद राजनीतिक दलों के नेता संभल जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में संभल जाने का प्रयास कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। इस पूरे मुद्दे को लेकर एपीएन न्यूज ने प्रदेश के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की। एपीएन न्यूज के साथ बातचीत में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि विपक्ष को संभल जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। संभल पर सियासत लगातार जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद हैं। धर्मवीर जी, संभल पर जिस तरह से सियासत हो रही है, आज राहुल गांधी के आने के बाद कही जा रही है हालांकि प्रशासन ने चुप करना है और प्रशासन ने कहा है कि राहुल गांधी को बॉर्डर पर रोकना चाहिए। देखिए, वहाँ इस समय शांति व्यवस्था है क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी भी हूँ, तो सुबह और शाम डेली मेरी वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के कप्तान से मेरी बात हो रही है। वहाँ इस समय माहौल शांति है और आमजन जो है दिनचर्या उनकी ठीक तरह से चल रही है। और मैं कहता हूँ ये हिंसा जिस तरह की होती है वो निंदनीय है। कहीं भी इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में सरकार है। ऐसे आतंकियों के कहीं उत्तर प्रदेश में छूट नहीं दी जाएगी और वहाँ प्रशासन चिन्हित किए है, कार्रवाई कर रहा है और शांति का माहौल है। तो मैं कह सकता हूँ विपक्ष को भी उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और हमेशा आम पब्लिक के लिए शांति की व्यवस्था में साथ देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कल संसद में बयान दिया जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह से खुदाई के आदेश दिए जा रहे हैं वो सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। देखिए, ये कोर्ट का निर्देश है, इसमें सरकार का कोई ऐसा नहीं है कि सरकार उसमें अचीव कर रही हो। कोर्ट का निर्देश है, कोर्ट के निर्णय के अनुसार व्यवस्थाएं होती हैं और ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक व्यवस्था है। हम लोग कोर्ट का निर्णय हम लोगों को सभी को मानना पड़ता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सदन भी चलने देना चाहिए। सदन होता है देश की समस्याओं के समाधान के लिए, देश की प्रगति के लिए, नियम कानून बनाने के लिए। तो सदन को भी विपक्ष को चलना चाहिए और शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए और बात सुननी चाहिए सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के होमगार्ड्स
प्रजापति, जिन्होंने न सिर्फ संपर्क पार्टी में प्रतिक्रिया दी बल्कि संसद में जिस तरह से अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि संसद को चलने देना चाहिए क्योंकि इससे जो जनता के काम है वो संभाले। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। झटके सुबह 7 बजे 27 मिनट पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप का केंद्र तेलंगाना राज्य के मुलुगु में था। भूकंप के झटके 15 से 20 सेकंड तक लगे। झटके महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में महसूस किए गए। भूकंप के चलते कई घरों की दीवारों में दरार आ गई है। लोगों ने घरों से बाहर खुले मैदान में आकर खुद को सुरक्षित महसूस किया। गढ़चिरौली के कलेक्टर संजय जैन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर ऐसे झटके दोबारा महसूस हों तो वो सतर्क रहे और बिना घबराए इमारत के बाहर सुरक्षित स्थान में शरण लें। बात करेंगे हरियाणा की। साइबर ठगों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस सख्ती करती नजर आ रही है और साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गुरुग्राम पुलिस जाल बिछाकर उनको धर दबोच रही है। इसी कड़ी में साइबर क्राइम पुलिस ने 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ देश भर में 7,000 से अधिक शिकायतें दर्ज थी और 292 FIR दर्ज हुई थी। इन बदमाशों ने अब तक पूरे देश में 74 करोड़ 20 लाख की ठगी को अंजाम दिया था। साइबर क्राइम पुलिस ने योजना बनाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 7 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड भी बरामद किया है। देखिए, गुरुग्राम पुलिस की साइबर पुलिस टीम ने गत सप्ताह तकरीबन 8 आरोपियों को अरेस्ट किए, जिनके मोबाइल हमने रिकवर किए और इनके टेक्निकल एनालिसिस के लिए इनको I4C इंटीग्रेटेड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में भेजा गया, जिसके तहत प्राप्त डेटा के अनुसार इन 8 आरोपियों के खिलाफ पूरे भारत वर्ष में तकरीबन 7427 कंप्लेंट्स एवं 292 मुकदमे इनके खिलाफ हमें मिले हैं और जिसमें कुल ठगी हुई राशि तकरीबन 74 करोड़ रुपए तक की है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।